हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का थीम नंबर 15, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट कवर करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है टर्म 2 के अकॉर्डिंग वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के एक बार चेक कर लेना इंस्टाग्राम का। आपको इंस्टाग्राम के हाईलाइट सेक्शन में सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, आप जाकर के वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा ये फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बेसिकली जो हमें इसमें पढ़ना है ना वो ये है कि किस तरह से, क्योंकि ये हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस नहीं है, उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना होता है। बट यहाँ पे हमें हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानना है कि किस तरह से वो बनाया गया और उसके पीछे रीजंस क्या थे, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, तो इधर साइड में हमारा टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि कब से कब तक इसे फ्रेम्ड करा गया, कब से कब तक के बीच में इसे तैयार किया गया एंड रीजंस क्या थे इसके पीछे। ठीक है, इसको बनाने के पीछे क्या रीजंस थे। ओके, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, एंड बनाने के लिए इसे फ्रेम करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगे, दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ। ओके, अब इस टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या हुआ। During this time, its draft were discussed clause by clause in the Constituent Assembly of India. ठीक है, इसके जो भी ड्राफ्ट्स थे उसे एकदम से क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कस करा गया। कहाँ पे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है वहाँ पे। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस हुए, डिबेट्स हुए, जिसके बाद जो कंक्लूजन आता था जिससे सारे लोग सहमत होते थे उसे इसमें रखा गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 इस बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हो रहा था। और फ्रेम्ड होने के साथ साथ जो भी चीज़ें थी, मतलब कुछ तो हो रहा होगा ना, तभी तो उसका एक कंक्लूजन निकल रहा होगा। तो जो डिबेट्स हो रहे थे वो सारे चल रहे थे। ठीक है, अब देखो असेंबली ने 11 सेशंस हेल्ड किए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ओके, 165 डेज बैठक हुई। ओके, और इस सेशन में क्या हुआ, द वर्क ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग द ड्राफ्ट्स वेर कैरिड आउट। ठीक है, तो जो भी हमारे रिवाइजिंग के काम होते थे, जो भी ड्राफ्ट्स की रिफाइनिंग के काम होती थी, वो सारे इस सेशन में करे जाते थे। तो ये हमारा हो गया कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, अब इसके पीछे रीजंस क्या थे, तो देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिजाइन टू कीप द कंट्री टुगेदर एंड टू टेक इट फॉरवर्ड। क्यों बनाया गया, क्यों डिज़ाइन करा गया ये, तो जो हमारी कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स के पीपल्स रहते हैं, ये सबको पता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले पीपल रहते हैं, और सबको साथ में रखने के लिए, सबको इक्वल राइट्स देने के लिए हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया है। ठीक है, इट शाउट टू हिल बाउंड्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट टू मेक इंडियंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्ट्स एंड कम्युनिटीज कम टुगेदर इन अ शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो भी हमारे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, उसमें सारे लोग हिस्सा भी ले सकते हैं। पता है, ऐसा नहीं होता ना कि वो मुस्लिम है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसकी नहीं बन सकती है। ठीक है, पार्टीज उसकी नहीं बन सकती, ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो हिंदू मुस्लिम सबको इक्वल राइट्स देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में हम बोल सकते हैं, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। ठीक है, जो पास्ट के वॉन्ट्स थे, जो भी प्रेजेंट में है, उन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हम तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपस में भी लड़ रहे थे। तो ये सब क्या था, ये रिलीजन्स की वजह से भी ऐसा हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर इक्वल राइट्स देने के लिए सब लोगों को ये बनाया गया। ठीक है, साउथ टू नॉर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नॉर्चर करने के लिए भी इससे तैयार किया गया है। ठीक है, सबका क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ होगा तो बस एक बार खोल करके पढ़ लेना, ये बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है। ये इधर क्या है, हमारा टाइमिंग है, टाइम पीरियड है कि क्या क्या हुआ, और इधर है कि क्यों हुआ। ठीक है, रीजंस क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के। ओके, क्लियर हो गया सबका। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अ टिमुल्टस टाइम। टिमुल्टस टाइम कहने का मतलब है कि हम उन दिनों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं जिस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ें सही नहीं थी।
अ टाइम ऑफ ग्रेट होप बट ऑल्सो ऑफ एब्जेक्ट डिसअपॉइंटमेंट। ये ग्रेट होप का टाइम तो था, मतलब लोगों के बीच में बहुत सारी आशाएं थी, लेकिन उसके अलावा भी क्या था, डिसअपॉइंटमेंट था। ठीक है, अब कैसे था? ऑन 15 अगस्त 1947 की ये बात हो रही है। 15 अगस्त, सबको पता है उस दिन हमें फ्रीडम मिली थी, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ था? इंडिया हैड ऑल्सो बिन डिवाइडेड, इंडिया भी डिवाइड हो चुका था। ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो ये तो डिसअपॉइंटमेंट वाली ही बात है। पॉपुलर मेमोरीज, जो पॉपुलर मेमोरीज थी 1947 के पहले वाली, जो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ में कर रहे थे, जो आंदोलन हम कर रहे थे, वो सारे अभी भी लोगों को याद थे। ठीक है, इस टाइम में भी याद थे, जो इस टाइम के पहले हमारे मूवमेंट्स हुए। द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया स्ट्रगल ऑफ 1942, हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बहुत फेमस हुआ था, तो इस आंदोलन को भी लोग नहीं भूले थे। या फिर हम अगर सुभाष चंद्र बोस का जो आंदोलन था, या फिर इन्होंने जो भी कोशिश किया था, ठीक है, फ्रीडम दिलाने के लिए हमारे देश को, वो सब भी लोग अभी तक भूले नहीं थे। ठीक है, उसके अलावा देखो इधर क्या हमारा, the rising of the ratings of the Royal Indian Navy in Bombay and other cities in the springs of 1946। 1946 में ये पॉपुलर अपसर्जर्स हैं। ठीक है, जिस तरह से जो रॉयल इंडियन नेवी थे वो बॉम्बे में राइज हुए थे, उन सबको, वो सब भी लोगों को याद थे। ठीक है, अब ये सब हुआ क्यों था? जो हमारे पॉपुलर अपसर्जर्स हो पाए थे, वो कैसे हो पाए थे? क्योंकि लोग हमारे साथ में थे। ठीक है, इधर हमारा लिखा हुआ है कि फीचर्स क्या था इन सारे अपसर्जर्स के पीछे। वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस पॉपुलर अपसर्जर्स वाज द डिग्री ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी, इन सब के पीछे वो बहुत बड़ा, मतलब हम बोल सकते हैं कि भूमिका निभा रही थी, वो बहुत ज़्यादा उसका योगदान रहा। ठीक है, सब लोग साथ में मिलजुल कर रहे थे, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जा रही थी। आगे हमारे पास क्या है? द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स ऑफ अगस्त 1946 बिगिन अ ईयर ऑफ ऑलमोस्ट कंटिन्यूस राइटिंग अक्रॉस नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। अब देखो ये बात हो रही है 1946 की। ठीक है, जब ग्रेट कलकत्ता किलिंग स्टार्ट हुआ, मतलब कलकत्ता में बहुत ही ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, लोग इधर से उधर, नॉर्दर्न में भी, ईस्टर्न इंडिया में भी बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, आगे हमारे पास है 15 अगस्त 1947। अब आप सोच रहे हो कि अब ये हाईलाइट क्यों है? ये तो सबको याद हो गया होगा, तो ये इसलिए हाईलाइट है क्योंकि देखो इस टाइम में जब डिवीज़न की बात हो रही थी, तो बहुत सारे लोग, क्या हो रहा था बेसिकली, क्या था कि मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू जो भी होंगे, हिंदू सिख ये सब, वो इंडिया में रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। तो अब प्रॉब्लम थी कि जो हमारे मुस्लिम्स इंडिया में फंसे हुए थे, वो पाकिस्तान नहीं जा पा रहे थे। जो हिंदू, जो सिख पाकिस्तान में फंसे हुए थे, वो इंडिया में नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ था। देखो प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सालों से, बहुत सदियों से उनके जो पूर्वज होंगे वो रहते आ रहे होंगे, भले ही वो हिंदू थे, लेकिन वो पाकिस्तान वाले पार्ट में रह रहे थे। अब किसी को थोड़ी ना पता था कि वो एक अलग कंट्री बनने वाला है। ठीक है, तो वहाँ से छोड़ना, उनकी जहाँ पे चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उन सारे जगहों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर लोग निकल भी जा रहे थे तो बहुत सारे लोग रास्ते में ही मारे जा रहे थे। ठीक है, मतलब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं पा रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए हैप्पीफुल रहा, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश रहे इस टाइम में, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बुरा हुआ। ठीक है, मतलब बहुत उनके साथ बुरा हुआ इस टाइम में। आगे हमारे पास क्या है? 1.1 द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बेसिस पे नहीं ये सेलेक्ट किए जाते हैं। ये चीज़ भी याद रखना कि 82% जो थे वो क्या थे? मेंबर्स वर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द कांग्रेस। अब ये ऐसा क्यों था? 82% कांग्रेस के मेंबर्स क्यों थे? तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन द विंटर ऑफ 1945 to 46, 1945 और 46 के बीच में जो इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स चूज द रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो इलेक्शन हुए, इसमें जो भी लोग चुने गए, वही क्या करते हैं? वही करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव। ठीक है, यहाँ तक सबका समझ में आ गया? यहाँ पे जो लोग सेलेक्ट हुए वो इसके रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते थे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, द कांग्रेस। अब यहाँ पे समझ में आया? 82% यहाँ पे है, और डोमिनेटेड बाय क्या है? वन पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। ठीक है,
नॉट अ पार्टी विद वन वॉइस। अब देखो, कांग्रेस तो हम मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस एक पार्टी है और उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब सारे मेंबर्स का दिमाग एक तरह तो नहीं चलता होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, बट इस वन पार्टी में वन वॉइस नहीं था। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ लैंडलॉर्डिज्म को डिफेंड कर रहे थे, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी साथ में। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, ये दो काफ़ी हमारे लिए। ओके, The league chose to boycott the Constituent Assembly, processing its demand for Pakistan with a separate constitution. अब देखो भाई, हमारा जो कांग्रेस था, कांग्रेस का तो आपको दिख रहा है 82% मेंबर्स हैं। ओके, उस टाइम में उसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी उसको भी आरक्षण के तौर पे बोल सकते हैं हम। ठीक है, रिजर्वेशन के बेसिस पे अब अच्छी खासी सीटें मिल गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन फिर भी उसने बॉयकॉट शुरू कर दिया किस चीज़ के लिए, फॉर डिमांडिंग पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे हमारे पास है द सोशलिस्ट, यहाँ पे लीग भी विरोध कर रही है। ठीक है, उसके अलावा जो सोशलिस्ट थे वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनका मानना था कि असेंबली वॉज अ क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश ने इसे क्रिएट करा है, इसलिए वो इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, थ्रू द नेशनलिस्ट मूवमेंट या फिर थ्रू द नेशनल मूवमेंट लर्न टू डिबेट आइडियाज़ इन पब्लिक, ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक ओपिनियंस। अब देखो, ये शॉर्ट पॉइंट है बस। ठीक है, कुछ वर्ड्स है जिससे हमें पूरा का पूरा कहानी समझना है कि क्या एग्जैक्टली। तो जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो इस टाइम में जो भी कांग्रेस के लोग थे, जो भी मेंबर्स थे, डिबेट्स तो बहुत सारे चल रहे थे उस टाइम में, तो अपने अपने डिबेट्स करके किस तरह से कंक्लूजन पे पहुंच जाना है, वो सारी चीज़ें वो सीख गए थे। ठीक है, इस नेशनल मूवमेंट के दौरान। ओके, आइडियाज़ इन पब्लिक, किस तरह से पब्लिक में अपने आइडियाज़ को रखना है, किस तरह से मनवा लेना है, वो सारी चीज़ें। ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक ओपिनियंस, और पब्लिक ओपिनियंस से भी वो इन्फ्लुएंस्ड होते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही ओपिनियंस बताने और उसे पब्लिक पे थोप देना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता था, उनके ओपिनियंस का भी ध्यान रखा जाता था। अब देखो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थे, मतलब जो लैंग्वेज के बेसिस पे कम लोग थे, वो क्या चाहते थे? वांटेड प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर टंग। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे, आस्क्ड फॉर स्पेशल सेफ गार्ड्स, उन्हें स्पेशल सेफ गार्ड्स चाहिए थी। जो दलित्स लोग थे, उनका क्या था? कास्ट ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए और गवर्नमेंट बॉडीज़ में उन्हें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी जाए। ठीक है, तो भाई समझ में तो आ गया होगा कि जो लैंग्वेज जिनका कम था, बहुत ज़्यादा जो लोग कम थे, कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले, वो भी चाहते थे कि हमारा जो मदर टंग है वो प्रोटेक्ट रहे। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे, वो चाहते थे कि उन्हें एक स्पेशल सेफ गार्ड्स मिले। मतलब कुल मिलाकर के क्या है, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए सबको, इक्वल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या है, आगे है द डोमिनेंट वॉइसेस। ओके, इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स। 82% तो हमें पता चल गया कि कांग्रेस के थे। अब देखो इसमें है 300 मेंबर्स थे। ओके, जिसमें से कि 6 मेंबर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उन 6 मेंबर में से 3 तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो 3 रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेस के थे हमारे, उनका नाम हमारा लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका रोल क्या था? मूव द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। ठीक है, इन्होंने जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ध्वज है, जो हमारा झंडा है, ठीक है, तिरंगा, उस पर भी किस तरह का झंडा हमारा बनेगा, जैसे वो 3 पट्टियाँ बीच में एक चक्र है, तो उस तरह का बनेगा। कौन कौन से कलर का होगा वो भी किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू का कहना था। ठीक है, और जो दूसरे थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। वर्क मोस्टली बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, जो सीन्स होते हैं उनके पीछे इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, बहुत काम करते थे ये। मतलब जैसा होता है ना कि एक हमें डेस्टिनेशन हमारे यहाँ है, पर बीच में से जो रास्ता है वो हमें तय करना है, और जो यहाँ पे पहुँच जाता है उसे हम देखते हैं। जैसे कि एक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जैसे कि अगर वो एक्टर डांस कर रहा है, तो उसे डांस जो सिखा रहा होगा वो बहुत अच्छा डांसर होगा। ठीक है, तो वो डांसर भी क्या है, समझ लो उस तरह के जो वो डांसर है। ठीक है, जो एक एक्टर को सिखा रहा है, एक्टर को यहाँ पहुँचा रहा है, तो बिल्कुल यही काम किसका था? वल्लभ भाई पटेल का था। मतलब काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनका भी। ठीक है, बट वर्क मोस्टली बिहाइंड द सीन्स। ओके, आगे हमारे पास क्या है? राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ये असेंबली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। स्टेट द डिस्कशन अलॉन्ग कंस्ट्रक्टिव लाइंस, मेकिंग श्योर ऑल मेंबर्स हैड अ चांस टू स्पीक। ठीक है, इनका काम मोस्टली था कि ये तो
हो गया पहला। और दूसरा है कि जो हमारे लोग हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, उनको मतलब सबको बोलने का मौका मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बोलता गया और अपनी जो भी उसका ही कंक्लूजन जो भी है वो सब दूसरे पे थोप भी दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों का काम हमने देख लिया। 3 रिप्रेजेंटेटिव याद कर लो, वही बहुत है कि कौन कौन थे। कांग्रेस वाले जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। और बाकी के 3 हमारे कौन थे? कांग्रेस में जो शामिल नहीं थे वो थे BR अम्बेडकर, KM मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी। ठीक है, ये हमारे तीनों थे कांग्रेस के अपोजिट थे। मतलब जिस टाइम में आंदोलन चल रहा था उस टाइम में ये भीमराव अंबेडकर तो बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ नहीं थे। अब हम आगे देखेंगे। अब ये सोचना यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के खिलाफ थे, उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस सिर्फ बोल रही है, मतलब जो छोटे लोग होते हैं, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो सब मिटाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कैसे आया इसमें? तो जिस टाइम में हमारा देश आज़ाद हुआ, जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात हो रही थी और जो भी हमारे होते हैं सब कुछ सबको देने की बात हो रही थी, मतलब कौन क्या संभालेगा, ये सब सारी बातें हो रही थी। तो जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा था भीमराव अंबेडकर से पूछने के लिए कि वो क्या इस पद को संभालेंगे या नहीं। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर वो उन्होंने संभाल लिया। तो ये भी हमारे तीनों क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। इनके साथ KM मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी भी काम करते थे। ये गुजरात के थे आई होप, एंड ये थे हमारे मद्रास के। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्या काम था। ये तो हो गया हमारा चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दोनों गेव क्रूशियल इनपुट्स इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका भी बहुत सारा योगदान रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में। हमारा हो गया कंप्लीट ये वाला। अब देखो ये 6 हमारे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले मेंबर थे, जिनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा क्या हमारे पास इन सबको, इन 6 लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो मिला कुछ, गिवन वाइटल असिस्टेंस बाय 2 सिविल सर्वेंट। ठीक है, 2 सिविल सर्वेंट के द्वारा इन्हें वाइटल असिस्टेंस। ठीक है, वो दोनों कौन थे? BN रॉय एंड SN मुखर्जी। ये कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये थे चीफ ड्राफ्ट्समैन। इन्होंने क्या करा? प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ बैकग्राउंड पेपर्स बेस्ड ऑन अ क्लोज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑब्टेनिंग इन अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑब्टेन होती है उसकी क्लोज स्टडी करने के बाद जो भी चीज़ें सामने आती हैं उन सबको प्रिपेयर करना इनका काम था। ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर हमारा होता था। आगे हमारे पास क्या है, इन्होंने क्या करा? हैड द एबिलिटी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स इन क्लियर लीगल लैंग्वेज। ये क्या करते थे? जो भी हमारे पास प्रपोजल्स कॉम्प्लेक्स आते थे, इनके पास ये एबिलिटी थी कि वो उसको लीगल लैंग्वेज में एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, हो गया हमारा। तो भाई ये बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 300 मेंबर्स, उसमें 6 मेंबर्स जो थे वो वाइटल रोल प्ले कर रहे थे। उसके अलावा वो 6 मेंबर्स कौन कौन थे? 3 थे कांग्रेस के हमारे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, और उसके अलावा 3 और थे हमारे जो कांग्रेस में शामिल नहीं थे, BR अम्बेडकर, KM मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी। ठीक है, अब हाँ, उनको और वाइटल असिस्टेंस जो मिला 2 सिविल सर्वेंट के द्वारा, वो थे BN रॉय एंड SN मुखर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया सबका। अब देखो जो दूसरा है वो है हमारा द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था? 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जवाहरलाल नेहरू ने, वो क्या था? मोमेंटस रिजोल्यूशन था। इसमें क्या कहा गया? तो प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। ठीक है, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड किया गया। गारंटीड टू इट्स सिटीजन जस्टिस। इसमें क्या मिलेगी? सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, एंड एश्योर्ड दैट एडिक्वेट सेफगार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोली गई इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। ओके,
सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ समझाना है। जैसे कि बस नॉर्मली है कि जो भी हमारे लोग होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स के, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले, छोटी जाति के हो बड़ी जाति के हो, सबको इक्वलिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा और सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगी। ठीक है, ये कहा गया हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। और इंडिया को प्रोक्लेम किया गया इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। ठीक है भाई, देखो बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मेरा, तबीयत कुछ खास मेरी ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रही हूँ। एक और पार्ट रह जाएगा, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो भाई देखो ये तो हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, वो कहा गया। इसके बाद क्या है, आफ्टर आउटलाइनिंग दिस ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन करने के बाद उन्होंने क्या कहा, His mind went back to the historic efforts in the past to produce such documents of rights. ये जो राइट्स की बात यहाँ पे हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है, ये एक्चुअल में कहाँ से आई? तो जो हमारे पास्ट में चीज़ें हो रही थी, जो हम जिस टाइम में मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम में भी ये सारी चीज़ें थी। सारे लोग एक दूसरे को अगर मतलब इक्वल रूप से देखते, इक्वल राइट्स देते, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इक्वल राइट्स ना होने की वजह से, इक्वल जस्टिस ना होने की वजह से क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, हिंदू मुस्लिम का भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाए गए। ठीक है, ऐसा कहा गांधी जी ने, इसीलिए लाया गया है। आगे हमारे पास है, नेहरूज प्लीज वॉज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग अबाउट वॉट वॉज एप्रोप्रिएट फॉर इंडिया। और तो और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर बात करें कि ये सारी चीज़ें क्यों है और जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करी जा रही हैं, तो जो भी अप्रोप्रिएट होता था इंडिया के लिए, बस वही सारी चीज़ें लाई जा रही थी। नेहरू का ये कहना था। ठीक है, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अप्रोप्रिएट होगा इंडिया के लिए, अब चाहे वो मतलब अगर पहले से वो ठीक था, ठीक है, लेकिन अगर अभी सही नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। ओके, अगर अभी जो भी सही है वो रखा जा सकता है, वो रखा जाएगा। इस तरह का माइंडसेट था उनका। आगे हमारे पास 2.1 क्या है, द विल ऑफ द पीपल। A communist member, Somnath Lohri, saw the dark hand of British imperialism hanging over the deliberation of the Constituent Assembly. सोमनाथ लोहरी, अब यहाँ पे क्या है, कम्युनिस्ट मेंबर थे। अब इनका कहना क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अभी भी ब्रिटिश का ही मतलब चल रहा है, अभी भी लग रहा है ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको हैंडल कौन कर रहा है, ब्रिटिश कर रही है। ठीक है, इन द विंटर ऑफ 1946 और 47 द असेंबली डेलिब्रेटेड, असेंबली डेलिब्रेट हो गया, लेकिन ब्रिटिश अभी भी कहाँ थे, हमारे इंडिया में थे। नेहरू एडमिटेड दैट मोस्ट नेशनलिस्ट लीडर्स हैड वांटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेहरू को भी ये बात मतलब ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि जो बहुत सारे लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स, वो चाहते हैं कि हमारे देश में डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। ठीक है, आगे हमारे पास है, The Constitution Assembly was expected to express the aspirations of those who had participated in the movement for independence. अब देखो, the Constituent Assembly was expected to express the aspiration of those who had participated in the movement of independence. जो मूवमेंट था इंडिपेंडेंस के लिए जिसमें पार्टिसिपेट किया लोगों ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि इन सारी चीज़ों के एक्सप्रेशन को वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, democracy, equality and justice were ideals that had become intimately associated with social struggles in India since 19th century. ठीक है, तो अब देखो जो इंडिपेंडेंस के लिए आंदोलन हुए उसमें डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और जस्टिस, ये तीन चीज़ें तो साफ क्लियर दिख रही है कि ये हमें आगे चाहिए ही चाहिए। इक्वल राइट्स हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जस्टिस, इक्वलिटी सब कुछ चाहिए हमें। ठीक है, और ये तीनों हमारे क्या बने, वेयर आइडियल्स दैट हैड बिकम इनस्मेटली एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल्स, जो कि सोशल स्ट्रगल से काफ़ी हद तक एकदम डायरेक्टली जुड़ रहे थे। ठीक है, देखो कुछ हमारे सोशल स्ट्रगल्स का दिया हुआ है। सोशल रिफॉर्मर्स 19th सेंचुरी में चाइल्ड मैरिज के अपोजिट में खड़े थे, मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। डिमांडेड दैट विडोज़ बी अलाउड टू रीमैरी, विडोज़ को रीमैरी करने के लिए अलाउड करा जाए, उन्हें दूसरी शादी करने के लिए अलाउ किया जाए। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, सोशल जस्टिस, समाज में चाहते थे कि जस्टिस मिले औरतों को भी। ठीक है, जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनकी शादी ना हो, तो ये सब क्या है, जस्टिस की मांग हो रही है, तो जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहना ज़रूरी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का बताया गया है, कंपेनिंग फॉर अ रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, ही वांटेड रिलीजन टू बिकम मोर जस्ट। ठीक है, जो इनका था कंपेनिंग हिंदुइज्म के लिए, ठीक है, वो भी था, वो चाहते थे, ही वांटेड रिलीजन टू बिकम मोर जस्ट। ज्योतिबा फुले इन महाराष्ट्र पॉइंटेड टू द सफरिंग टू
suffering of the depressed caste or communist and socialist organized workers and peasants. They were demanding economic and social justice. ये जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, peasants थे, डिप्रेस्ड कास्ट थे, वो भी चाहते थे इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, ये सब मतलब पहले हो गई, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया ना, इसे शामिल किया गया कि सबको इक्वलिटी मिलनी ही चाहिए. ठीक है. अ नंबर ऑफ एक्ट वर पास्ड. अब बहुत सारे एक्ट पास्ड करे गए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपोजिट में खड़े थे. वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे चेंजेस करने चाहिए. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एक्ट्स है पास्ड इन 1909, 1919 एंड 1935, ग्रेजुअली इनलार्जिंग द स्पेस फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे स्पेस बना इन सारे एक्ट की वजह से. ठीक है, नॉट डायरेक्टली डिबेटेड एंड फॉर्मुलेटेड बाय इंडियंस. ये डायरेक्टली डिबेट और फॉर्मुलेट नहीं किए गए इंडियन के द्वारा. ठीक है, दे वर इनेक्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इसे इनेक्ट करा गया था. ठीक है, इंडियंस के द्वारा नहीं, मतलब डायरेक्टली इंडियंस के द्वारा नहीं. ठीक है. The vision that Nehru was trying to outline on the 13th December 1946 was of the constitution of an independent sovereign republic of India. जो विज़न था, ठीक है, नेहरू जी का, जो वो आउटलाइन करने की कोशिश कर रहे थे 13 दिसंबर 1946 को, वो क्या था, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया. एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या कर रहे थे, अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे थे. मतलब वो चाहते थे कि क्या हो, सारी चीज़ें इसमें सही से हो. ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि कवर अप हो चुका है. सेकेंड पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे गाइस. ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. बहुत ईजी है और आप आई होप भूलोगे भी नहीं. ठीक है, सारी चीज़ें हाईलाइट है इसमें. नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप प्लीज़ चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.